सास की शादी। रेशमा आज बहुत खुश होती है। आज उसकी शादी को पूरे 10 साल हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है और इसी खुशी में रेशमा घर में तरह तरह के पकवान भी बना रही होती है। इसी बीच रेशमा की पड़ोसन उनके घर आती है और उसे कहती है, क्यों रेशमा, आज घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, कुछ खास है क्या आज? आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, शादी से याद आया रेशमा, क्या तुझे पता है हमारे पास वाले ही एक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत अपनी दूसरी शादी रचा रही है। क्या 70 साल की बुढ़िया औरत की दूसरी शादी? अरे जिस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं वो बूढ़ी औरत रंगरलियां मना रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे, बहू और 4 पोते पोतियां भी हैं। तौबा तौबा, सच में जमाना बहुत खराब आ चुका है। कोई शर्म लिहाज नाम की चीज तो बची ही नहीं इस दुनिया में। हमारे परिवार के तो ऐसे संस्कार नहीं है। रेशमा, जमाना बहुत आगे निकल गया है। आजकल क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी पर एक जैसी जवानी छा रही है। हमारे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। वैसे कब है उस बूढ़ी औरत की शादी? आपको कोई जानकारी है क्या? मुझे क्या, पूरे गांव वालों को पता है इस शादी के बारे में। कल ही तो है। अरे वाह, कल तो योगेश के पापा भी छुट्टी पर हैं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं इस बूढ़ी औरत की शादी में। आखिर देखे तो सही कि कौन है वो बेशर्म बुढ़िया औरत जो पोता पोती खिलाने की उम्र में प्यार के फूल खिला रही है। पड़ोसन वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा सोच में पड़ जाती है। शाम को जब रेशमा का पति अमित घर आता है तो वो रेशमा को हैरान परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ रेशमा, आज बहुत परेशान सी लग रही हो? कुछ खास नहीं, एक बुढ़िया औरत के बारे में सोच रही थी। कौन सी बुढ़िया औरत? रेशमा अमित की ओर देखती है और उसे बताते हुए कहती है, हमारे पास वाले गांव में ही एक बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अब लव अफेयर कर रही है और कल उसकी शादी भी है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उसके 2 बहू बेटे और 4 पोते पोतियां भी हैं, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। अरे इतना भरा पूरा परिवार होने के बाद वो अपना दूसरा घर क्यों बसाना चाह रही है? पता नहीं जी, मैं सोच रही थी कल आपकी भी छुट्टी है तो क्यों ना हम भी शादी देखने चले। सुनने में आ रहा है कि कल पूरा गांव जा रहा है उसकी शादी देखने के लिए। रेशमा की बातें सुनकर अमित भी दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन सुबह रेशमा और अमित बच्चों के साथ शादी देखने निकल जाते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर रेशमा अपने परिवार के साथ विवाह स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ की साज सजावट कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है मानो किसी नई नवेली दुल्हन की शादी हो। देख कर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है कहाँ पर जिसके इतने किस्से सुनने को मिल रहे हैं? अमित के इतना बोलने की देर होती है और एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया औरत दुल्हन के लिबास में सज संवर कर मंडप पर पहुंच जाती है, जिसे देख रेशमा और अमित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। मम्मी जी, यहाँ दुल्हन के लिबास में ये सब क्या हो रहा है? अमित, मम्मी, दादी की शादी, वाह मजा आएगा। मम्मी शादी कर रही हैं और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब हम उनके लिए इतने गैर हो गए हैं? कुछ भी हो, मैं मम्मी जी की ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेशमा अपनी सास सुशीला की तरफ जाती है। सुशीला अपनी बहू को देखकर सकते में पड़ जाती है। रेशमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़िए मम्मी जी, और आप अपना बताइए, आप यहाँ दुल्हन के लिबास में क्या कर रही हैं? आप इस उम्र में शादी कर रही हैं? जानती है समाज कितनी थू थू करेगा हम पर। समाज के डर से जीना नहीं छोड़ देते बहू। मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये शादी करना चाहती हूँ। अगर इस समाज में जीना है तो सब देख कर चलना पड़ता है मम्मी जी। आप तो यहाँ शादी कर लोगी, लेकिन कभी सोचा फिर हम सबका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सुशीला अपने बेटे के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, अब तू ही कुछ समझाना बहू को। इस शादी को लेकर मेरे भी वही अरमान है जो हर लड़की के उसकी शादी पर होते हैं। बेटा, मैं क्या समझाऊं माँ उसे? आप इस उम्र में शादी करने जा रही थी और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम लोग कभी मेरी शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। मम्मी जी, ये सब सोचने से पहले कभी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? आज आपकी इस हरकत के कारण ही हम समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बहू, कब तक तुम यूं ही समाज के बारे में सोचती रहोगी? ये लोग आज 100 तरह की बातें बनाएंगे और कल को सब भूल जाएंगे। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? कल तो सभी को मर जाना है, उसमें भी अगर हम ऐसे ही डर डर कर जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मम्मी जी, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। जिस उम्र में आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में आप फिर से अपना घर बसाने के सपने देख रही हो। यकीन नहीं होता मम्मी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? स्वार्थी? बहू, मैंने अपना पूरा जीवन बाकी सबकी खुशियों के लिए बिता दिया। अमित के पिताजी की मौत के बाद
जब मेरे पास दूसरा घर बसाने का मौका था, तब भी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। और आज तुम मुझे स्वार्थी बोल रही हो। क्या एक बूढ़ी औरत के पास दिल नहीं होता? हमें प्यार करने का अधिकार नहीं होता? सुशीला की बातों ने सभी को सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया। किंतु रेशमा, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है मम्मी जी, लेकिन आपके साथ 3 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं। हम आपके कारण बदनामी का घूंट नहीं पी सकते मम्मी जी। आज तुम दोनों को अचानक मेरी और इस समाज की इतनी परवाह क्यों हो रही है? यह बदनामी और समाज के तानों का डर तब तुम लोगों के जहन में क्यों नहीं आया, जब 2 बेटों और बहुओं के होते हुए भी मुझे अकेले उस एक कमरे में रखकर घूंट घूंट कर जीवन यापन करना पड़ रहा था? तब तुम लोगों को याद नहीं आया मुझसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं? सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित अपना सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपने से हुई गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग क्या कहेंगे ही चल रहा था, जिसके डर से वे खामोश होकर खड़े रहते हैं। तभी सुशीला जी आगे कहती हैं, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से विवाह करूं और अपने नए जीवन की शुरुआत करूं, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और साथ ही ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। फिर ना तुम लोगों की कोई बदनामी होगी और ना ही कोई तुम्हें आकर ताने मारेगा। सुशीला की बातें सुनकर रेशमा और अमित दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रेशमा कहती है, नहीं मम्मी जी, आप घर छोड़कर मत जाइए। आप सच कह रही हैं। अगर हम ऐसे ही समाज की परवाह करते रहे तो हम कभी खुशी खुशी नहीं जी पाएंगे। हाँ माँ, और आज बचपन से तेरे हर निवाले और प्यार का कर्ज मैं चुकाऊंगा। आज यहाँ से मेरी माँ की डोली उठेगी। बजाओ शहनाई, आज मेरी माँ की शादी है। फिर क्या, अपने बहू बेटों की रजामंदी के साथ सुशीला खुशी खुशी 7 फेरे लेकर नई नवेली दुल्हन बन जाती है और सब शादी की खुशियों में मगन हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी टेलर है, ये आपने ठीक तरह से पता तो किया है ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने सब पता कर लिया है। अब तुम चलो, देर हो रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम मेरी शादी करने की बात करने जा रही हो माँ, या अपने दुकान के लिए नई टेलर देखने जा रही हो? अरे चुप कर, अभी तू बच्चा है, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा। लेकिन माँ, अरे तेरे पिताजी से पूछ ले, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी नौकरी पकड़ी है और छोड़ी है। अरे वो तो मैं थी जो सिलाई करके घर चलाती थी। अरे बेटा, बुरा वक्त कभी फोन करके नहीं आता। टेलर बहू लाऊंगी तो मेरे साथ दुकान में सिलाई करेगी, समझा? चल अब। दोपहर होने तक तीनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। सभी बातें और चाय पानी होने के बाद, बहन जी, आपका बेटा रोहित एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वाह भी है। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। हमें भी आपकी बेटी मीना पसंद है जी। मुझे लगता है हमें बच्चों को भी आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब। जाओ बच्चों, बाहर जाके बात कर लो। अरे आप रुकिए जी। अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने सिलाई कहाँ से सीखी है? जी दीनानाथ इंस्टीट्यूट से। अरे बहन जी, मेरी बेटी इस मोहल्ले में सबसे अच्छी ब्लाउज सिलती है और एक से बढ़कर एक डिजाइन भी बना लेती है। अच्छा, चल बेटी, जरा तेरे हाथ की कारीगरी देख लेते हैं। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तू चुप कर। लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी लड़की को तो सब आता है, बाद में असलियत सामने आती है। इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। तू चुप करके बैठ। मीना शांति देवी को 2-3 प्रकार के बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार ब्लाउज बनाकर दिखाती है। ये देखिए, ये है प्रिंसेस कट। अरे वाह बेटी, मान गए तुझे। तू तो मुझसे भी अच्छा ब्लाउज सिल लेती है। चलिए बहन जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब इसी बात पर मुंह मीठा कराइए। जी बिल्कुल। इस तरह रोहित और मीना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से मीना अपनी सास के साथ सारा दिन दुकान पर सिलाई करती रहती और अपने पति रोहित को जरा सा भी समय नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन रोहित फोन करके मीना से कहता है, मीना, आज शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। तुम तैयार रहना, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। शाम को रोहित जब घर आता है तो मीना सिलाई मशीन पर बैठी ब्लाउज सिल रही होती है। अरे ये क्या? मैंने तुमसे कहा तो था कि शाम को हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, और तुम हो कि सिलाई कर रही हो। हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, क्या करूं, ये ब्लाउज मुझे कल अर्जेंट सील कर देनी है। सारा दिन तो तुम माँ के साथ दुकान पर सिलाई करती हो,
अरे कम से कम शाम का वक्त तो मेरे लिए रखा करो। तभी वहां शांति देवी आ जाती है। अरे क्यों बहू को परेशान कर रहा है? कल ये तीनों ब्लाउज सुबह सिल कर देनी है। चल जा अपना काम कर। रोहित चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह अपनी सास के डर के मारे मीना चाहकर भी अपने पति के लिए वक्त नहीं बिता पाती थी। फिर एक दिन रोहित दोपहर को ऑफिस से घर आता है। उसके साथ उसकी कार में एक लड़की बैठी होती है। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। माँ जरा टेबल पर रखी मेरी फाइल तो देना, मैं भूल गया था। ये कौन लड़की है तेरे साथ? अरे माँ ये तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसी शाम, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किस चिंता में डूबी हुई हो? क्या बताऊं जी, आज रोहित के साथ एक लड़की आई थी। कह रहा था उसके ऑफिस में काम करती है। मुझे तो उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगते। कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है? अब अगर चक्कर हुआ भी तो इसमें बुराई क्या है? अरे बड़े अजीब आदमी हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या कहूं, तुम घर में बहू के बजाय एक काम करने वाली लड़की लेकर आई हो जो सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पर काम कर सके। अरे भाग्यवान, शुक्र मनाओ कि मैं शरीफ था, इसलिए मैंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। इतना कहकर गिरधारी वहां से चले जाते हैं। शांति देवी समझ जाती है कि गिरधारी क्या कहना चाहते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है जितनी जल्दी हो सकेगी वो अपनी गलती सुधार लेगी। और इसीलिए 2 दिन के बाद, रोहित बेटा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तू अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे और बहू के लिए शिमला की 2 टिकट बुक की है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। क्यों बहू, ठीक है ना? सासू माँ की बात सुनकर मीना का चेहरा भी खिल उठता है। वो शर्मा कर कहती है, जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। अजीबो गरीब बहू। मोनिका बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आऊँ तो पराठा तैयार रखना। पराठा किस चीज़ का माँ जी? आलू पनीर या प्याज आलू या मेथी का बना दूँ? सास, जिसे मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होकर आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बेटा, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बनाकर रख दे, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता क्या मतलब? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की है कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। क्लास लेंगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे तो जो होमवर्क देकर गई है वो जल्दी से पूरा कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? अरे परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। माफ़ी भी मांग रहे हैं पापा जी, और मुझे पता भी नहीं कि आपने क्या गलती कर दी। खैर, जा रही हूँ मैं। आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मीरा बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ मिले तुम दोनों? आंटी, इसने बताया ना कि मेरा नाम मायरा है, मैं पास के बिल्डिंग में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते जो घर में खेलने की जरूरत पड़ गई? वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी, मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी, मुझे जाना है। मीरा, देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में मिलते हैं। सहेली के जाने के बाद, क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को। अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मोनिका का अजीबो गरीब नेचर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन, क्या बात है मोनिका, कहाँ जा रही हो? मैं ना ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, थोड़ा काम है। आप बताओ, काफ़ी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई ना।
वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था। कोई ना, लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर खाकर गिर जाऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, लाओ लाओ, क्या लाना है, लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। मोनिका पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ तो मैं वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या है क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने। लेकिन ये क्या, छोले से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लाए आप? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता, जो जो लिखा है सब लाया हूं मैं। बस अब तो मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा तो ये मतलब कि तुम लाओगे नहीं? कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मोनिका बड़बड़ाती वहां से चली जाती है और पति, वो तो बेचारा सर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते थे सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में ही नहीं आती। कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़ कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने ही दो बेटा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। अरे पता ही नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मोनिका से परेशान हो रहा था। किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा क्या खाओगी आज? माँ कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है। माँ पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी। लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बता। माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। ओ, वो कैसे बनेगा बेटा? उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मोनिका कोई ना कोई परेशानी बता देती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तू एक काम कर, दाल चावल ही उबाल दे। वही तो बनाया है बेटा, चल जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है लेकिन बेटी परेशान हो चुकी होती है। क्या है, माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी? तभी वहां दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ है ही ऐसी, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा कर गई है। क्या कर सकते हैं अब। पर दादी ऐसे हाथ पैर बांध कर भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा सही बोल रही है तू, बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सोच लेते हैं कि जैसे को तैसा करना है। अगले रोज नाश्ते पर, ये क्या है मोनिका, पराठे क्यों बनाए? मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाना है? बता देते ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मोनिका को कुछ तो समझ में आ जाता है लेकिन वो शांत रहती है। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है? कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली? माँ जी साड़ी वाली। वैसे क्या खाते हैं उसमें? खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली? बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे अब कंफ्यूज कर रही है। तभी डोरबेल बजती है। सामने होती है पड़ोसन जो मोनिका से मिलने आई होती है। अरे बिटिया, माँ को बुलाना अपनी। माँ को? लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है? छोटी सी है लेकिन सवाल देखो पुलिस की तरह दागी जा रही है। बेटा उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा, आपकी कटोरी में या हमारी? बेटा वो मैं लेकर आई हूँ, जरा माँ को बुला दो। कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े को डिस्कस करना? वैसे आपके पति क्या करते हैं, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं? और माँ जब शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती? मोनिका बेटी की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है।
माँ, मीरा, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अक्लमंद बहू। श्रुति का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपनी सास को सिर्फ घर पे बोझ ही समझती थी। इतना राशन लाना पड़ा इस महीने, पैसे आते हैं हाथ में और चले जाते हैं, और ऐसे में आपकी माँ के खर्चे अलग। ऐसा कितना खर्चा करवा देती है माँ, हैं? और वैसे भी तुम तो कमा नहीं रही हो ना। आखिर तुमने बोल ही दिया ना कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ। दिखा ही दी मुझे मेरी औकात, जता ही दिया ना कि मैं किसी काम में नहीं आती हूँ। अरे तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब था कि तुम हर बात का इल्जाम माँ पर मत लगाया करो ना। तभी बगल के कमरे से माँ आ जाती है। अरे बेटा, इतना तेज बोल के मत लड़ो, बाहर वाले सुन लेंगे। माँ जी, सुनने दीजिए उनको भी। उन्हें भी तो पता चले कि आपकी वजह से घर में पति पत्नियों के बीच में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे बहू, मेरी वजह से? मैंने तो तुम दोनों को कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे लिए लड़ो। माँ आप जाइए यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बताओ बहू, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? अरे घर छोटा है, जगह कम है, यश की तनख्वाह भी तो लाखों में नहीं है। अब आपका एक्स्ट्रा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है माँ जी। आप यश के छोटे भाई के यहाँ चले जाइए ना कुछ महीने। एक्स्ट्रा खर्चा? अरे माँ है मेरी, हमने किसी को पनाह थोड़ी ना दी है। एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है? जब हमको चाइनीज खाना होता है तो माँ के लिए भी सूप मंगवाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है। घर की ईएमआई के साथ माँ की दवाई की भी चिंता करनी पड़ती है, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। माँ को रोज कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। इसी डर से हम कार नहीं खरीद रहे कि हॉस्पिटल में पैसे लग गए तो कहाँ से आएंगे। और खाने पीने कपड़े इधर उधर के खर्चे तो जोड़ भी नहीं रही हूं मैं। अरे ये सब तो मैंने यश के लिए भी किया है, मैंने तो ऐसे उंगलियों पे हिसाब नहीं रखा। लो, आपने भी जता दिया ना। अरे आप थोड़े दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? खर्चा भी बचेगा और घर में शांति भी रहेगी। यश श्रुति की ये बात सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चुप हो जाओ श्रुति, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी माँ है वो, और उनका अधिकार इस घर पे हम दोनों से भी ज्यादा है। और खर्चे बचाने की इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? घर में शांति तो तुम्हारे जाने से भी हो सकती है। श्रुति ने ये नहीं सोचा था कि यश कभी उससे इतनी तेज आवाज में इस तरह से बात करेगा। अपनी सास के सामने यश ने उससे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया कि श्रुति ने सोच लिया कि वो अब अपने मायके चली ही जाएगी। अगले दिन जब यश ऑफिस गया हुआ था, उस वक्त श्रुति वहां से मायके चली गई। माँ, कैसी हो? अरे बहू के राज में जी रही हूँ बेटा, अच्छी ही हूँ। तू बता, अचानक कैसे आ गई? अरे सास से खिटपिट हो गई। मैं थोड़ी देर वहां नहीं रहूंगी घर में तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी उनकी। हाँ हाँ, जितना रुकना है रुको, आप ही का तो घर है। अरे भाभी कैसी हो? दिखी ही नहीं तब से। आपकी माँ के लिए दवाई खरीदनी थी तो लेने गई थी। माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा, बुढ़ापा है, बीमारी तो आनी ही है। अरे पर आप तो एकदम तंदुरुस्त रहती थी, आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप खुश तो हो ना माँ? ये क्या बात हुई? खुशी तो रखते हैं, कोई रुलाती थोड़ी ना है आपकी माँ को। हाँ बेटा, खुश ही हूँ। माँ ये कहते हुए जरा भी खुश नहीं थी। थोड़े दिन श्रुति वहां रुकती है। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ बाहर से कुछ सामान लेकर कार में आ रही होती है, तभी भाई पूछता है, कब जाने का प्लान है? अरे भैया, अभी तो आई हूं।
हाँ हाँ, वो तेरी भाभी पूछ रही थी कि कब जाने वाली हो। मतलब जाने से पहले बता दोगी तो अच्छा रहेगा, हम तैयार रहेंगे। एकदम जाओगी तो बुरा लगेगा ना। हाँ भैया, बता दूंगी भैया। अच्छा, वैसे हुआ क्या था तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी भैया, वो तो सास की वजह से लड़ाई हुई इसलिए आना पड़ा। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रुकना। अरे तू घर में है तो शांति भी रहती है। क्या मतलब? अरे मत पूछ श्रुति, आए दिन माँ और तेरी भाभी में नोक झोंक चलती ही रहती है। तेरी भाभी का कहना है कि माँ का खर्चा बहुत होता जा रहा है घर में। अब माँ की क्या गलती है? बीमारी किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। तेरे सामने वो कुछ नहीं बोल रही है, तेरे जाते ही माँ को ताने मारने लगेगी। और आप कुछ नहीं बोलते? मैं बोलूंगा तो मायके चली जाएगी गुस्से में। श्रुति ये जवाब सुन के चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है जैसे ये उसकी भाभी की नहीं, उसी की बात हो रही है। पर भैया, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाभी को क्या दिक्कत है? अरे किसी को पालने के लिए मन में प्यार होना चाहिए श्रुति। जेब का पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन नियत हो तो कम में भी खुश रहा जा सकता है। श्रुति उसके बाद कोई सवाल नहीं करती है और जाके सीधे अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ को अच्छे से नहीं रखती हो। भैया इतना कमाते हैं, फिर भी आप माँ को सिर्फ इसलिए ताने मारती हो क्योंकि उनकी बीमारी के कारण घर से पैसा जाता है। आपको मेरी माँ से लड़ना नहीं चाहिए भाभी। अच्छा, तुम इतनी समझदार हो तो अपनी सास से क्यों लड़के आई हो? श्रुति की आंखों के सामने वो सारे पल आ जाते हैं जब जब उसने अपनी सास को परेशान किया। वो उसी वक्त अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। अरे तू तो रुकने वाली थी ना श्रुति? जाना पड़ेगा, सासू माँ बीमार रहती है, उनका ध्यान रखूंगी माँ। अरे पर तू तो उनसे लड़के आई है ना। माँ, मैं ये सोच के आई थी कि मेरे बिना उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी पर मेरी ही अकल ठिकाने आ गई और मैं अपनी सास का ध्यान रखूंगी, तभी तो अपनी भाभी को ये बोल पाऊंगी कि वो भी अपनी सास का ध्यान रखा करे। श्रुति को कोई नहीं रोकता, वो वापस अपनी सास के पास चली जाती है। अब श्रुति और उसकी सास कम चीजों में ही ज्यादा खुशी के साथ रहने लगते हैं। शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं, हाँ मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो।
ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ, आप चुप रहो। घर चलाना बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या? ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चलो, मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुल के जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में।
ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मुंह दलने लग जाती। अरे बहू तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह क्या स्वाद है। लेकिन बहू ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना, तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं, और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है, ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा, और हमारी तिजोरी में साल के 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू। लेकिन इस खुश खबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नजारा काफी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ।
अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हो सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना। इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है। अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है, तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ पूनम का चांद, कहाँ मर गई? देख तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। पूनम! मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी तरह बर्बाद करती फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। मंजरी मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो लखन के साथ वहां बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ कौन बैठा है? पता तो करना ही पड़ेगा। अब मंजरी चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास में एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो लखन, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात को तुम आना और हम दोनों पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूटकर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करने लगती है।
अरे सासू माँ, व्हाट्सएप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो देवेश की याद आ रही थी। अरे सासू माँ, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक वापस आ ही जाने वाला है, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटे अपने रोने के दिन भरने शुरू कर देना। क्या कहा? मेरा मतलब कल जब आएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब आप कर लेना ना भरत मिलाप, गले मिलके जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। और हाँ, 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको, घर के पीसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आना कानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ। मंजरी अपनी बहू पूनम से जानबूझकर सारा काम करवाती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना ही पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस नासपिटी करमचली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल? जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर देवेश और मंजरी आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश, तुम? सासू माँ, आप देख सकती हो? कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चूना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? पूनम, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। बहुत बहुत गलत किया तुमने। और तू लंगूर लखन, तेरी तो ऐसी की तैसी। बचाओ, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। लखन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन देवेश उसे नहीं छोड़ता। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और पूनम और लखन को फ्रॉड और चोरी के केस में अरेस्ट करा देता है। अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात, शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे संधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग दलने लग जाती। अरे बहू, तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है।
पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं। और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, हाय हाय हाय, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है, ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल की 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू। लेकिन इस खुश खबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नजारा काफी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ। अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हूँ सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना। इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है। अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ।
देख रही होगी कोई भूतिया फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। बहू, अरे ओ पूनम का चांद, कहाँ मर गई? देख तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब तो मैं छड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी और अब मैं रोज अपने भगवान जी को भी देख सकती हूँ। पूनम! मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए होंगे। पैसे को पानी तरह बर्बाद करती फिरती है। आने दो उसे, फिर देखती हूँ उसे। तब तक मैं अपने भगवान के दर्शन कराती हूँ। मंजरी मंदिर जाती है, अच्छे से दर्शन करती है और खुशी खुशी वापस घर की तरफ चल देती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी अपनी बहू पर पड़ती है, जो लखन के साथ वहां बैठी थी। ये यहाँ क्या कर रही है और इसके साथ कौन बैठा है? पता तो करना ही पड़ेगा। अब मंजरी चुपचाप आगे बढ़ती है और वहीं पास में एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो लखन, कल मेरा पति आने वाला है। आज रात को तुम आना और हम दोनों पूरी तिजोरी पर हाथ साफ कर देंगे। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर पर, उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूट कर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अब घर पे अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होने का नाटक करने लगती है। अरे सासू माँ, व्हाट्सएप? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो देवेश की याद आ रही थी। अरे सासू माँ, इतना लोड क्यों ले रही हो? वैसे भी वो कल तक वापस आ ही जाने वाला है, फिर क्यों खामखा परेशान हो रही हो आप? वैसे भी कल से आप दोनों माँ बेटे अपने रोने के दिन भरने शुरू कर देना। क्या कहा? मेरा मतलब कल जब आएंगे 1 हफ्ते के बाद, तब आप कर लेना ना भरत मिलाप, गले मिल के जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगाकर मालिश तो कर देना बेटा। और हाँ, 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको, घर के पीसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई आना कानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ। मंजरी अपनी बहू पूनम से जानबूझकर सारा काम करवाती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना ही पड़ता है। आखिरी बार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस नासपिटी करमचली से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ, देखना।
सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल, जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर देवेश और मंजरी आ जाते हैं और उन्हें वहां देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश देवेश तुम सासू माँ, आप देख सकती हो कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चूना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? पूनम, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। बहुत बहुत गलत किया तुमने। और तू लंगूर लखन, तेरी तो ऐसी की तैसी। बचाओ, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। लखन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन देवेश उसे नहीं छोड़ता। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और पूनम और लखन को फ्रॉड और चोरी के केस में अरेस्ट करा देता है। एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहां आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान, अरे चुड़ैल दीदी, ये तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। अरे मर गया रे, तेरा सत्यानाश हो। अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, तो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटुआ लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है, कितना बड़ा बेवकूफ है, स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया, अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है। अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिन में रात कैसे हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता।
वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। बस किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए, लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा, बस मुझे 1 दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी। फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला जल्दी से मुझे दे दे। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं, बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंधी बनकर उस जंगल में भटकती रह जाती है, पर फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। भला तो सब भला। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता। ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी। बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर
अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूँ ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो? देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली, कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया? अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है, और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है, उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा
बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर दी। अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है, बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए। मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना। तुम्हें अच्छे से पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है।
और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता। इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगी? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है।